फ्रेंड्स, केमिकल बॉन्डिंग पे एक लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज इस पहले भाग में हम बात करेंगे, हम इंट्रोड्यूस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग को और केमिकल बॉन्डिंग की जो क्लासिकल थ्योरीज़ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन इस तरह से प्लान्ड है, पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को, फिर उसके बाद हम जो केमिकल बॉन्डिंग को लेकर हिस्टोरिकली जो लोगों ने विचार व्यक्त किए थे उनको हमसे शेयर करेंगे, फिर हम क्लासिकल थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पर आएंगे। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे दो थ्योरीज़ की। पहले हम बात करेंगे कॉसल्स थ्योरी जो बेसिकली आयनिक बॉन्डिंग को समझाती है, फिर दूसरी थ्योरी हम लेंगे लुईस थ्योरी जो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। ये दोनों थ्योरी क्लासिकल थ्योरीज हैं और फिर हम अंत में समराइज़ करेंगे कि आज हमने क्या किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि जो यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मांड है पूरा, उसके अंदर लगभग 90% से ज़्यादा हाइड्रोजन होती है। और ये जो हाइड्रोजन है, आप जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल होता है H2। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वायुमंडल है, उसके अंदर जो 99% से अधिक जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती हैं, जो फिर से मॉलिक्यूल्स ही हैं। और तीसरा ऑब्जर्वेशन जो ये है, वो जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, जो धरती की जो सतह जो है, उसके अंदर हम उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो हम पाते हैं कि लगभग 99% से भी ज़्यादा जो उसके अंदर कंपाउंड पाए जाते हैं वो सब कंपाउंड्स हैं, दे आर नॉट एटम्स। मतलब बेसिकली मोटी मोटी बात यह है कि जो मैटर है हमारे ब्रह्मांड के अंदर, वो प्रायः मतलब प्राथमिकता से कंपाउंड फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, कंबाइंड फॉर्म में होता है। दैट मीन्स मैटर एग्जिस्ट प्राइमरली इन द कंबाइंड स्टेट। इसका माने ये है कि जो एटम होते हैं वो अकेले नहीं मिलते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, फ्यू थिंग्स, जो एटम भी एग्जिस्ट करता है बट वो बहुत कम मात्रा में है। जैसे कुछ नोबल गैसेस हैं, ठीक है। तो नोबल गैसेस जो हैं, जैसे नियॉन है, हम जानते हैं कि नियॉन का मॉलिक्यूल नहीं बनता है। हीलियम है, नियॉन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एटॉमिक फॉर्म में मिलती हैं हमको, परंतु ज़्यादातर जो हमारा पदार्थ है वो कंबाइंड स्टेट में होता है। ओके, तो इसका माने क्या हुए? इसके माने ये हुए, इस पर्टिकुलर जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, 3 ऑब्जर्वेशंस, इनके आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। पहला प्रश्न ये उठता है कि हमने देखा है कि एटम जो है अकेले नहीं मिलते, हमेशा मिले, दैट मीन्स हमारे कंबाइंड फॉर्म में ही मिलते हैं। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि एटम हमेशा कंबाइंड फॉर्म में क्यों मिलते हैं, कंबाइन होकर मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये उठता है कि जब ये एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ऐसी क्या फोर्सेस हैं जो इनको आपस में जोड़ के रखती हैं। और तीसरा जो सवाल बनता है कि क्या एटम के मिलने का, एटम्स के जुड़ के मॉलिक्यूल बनने का एक ही तरीका है या कई तरीके हैं जिनसे एटम्स कंबाइन हो सकते हैं। यह 3 जो प्रश्न हैं, इन 3 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वही केमिकल बॉन्डिंग का संदर्भ बनता है, केमिकल बॉन्डिंग का डोमेन बनता है एक तरह से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हम शेयर करते हैं कि लोगों ने जब, मैटर तो हमेशा से रहा है, सदियों से, और लोग सोचते भी रहते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि डेमोक्रिटस ने और ऋषि कनद ने एटम की थ्योरीज दी थी, वो तो सैकड़ों साल पहले की बात है। तो उसका मतलब ये है कि उस आदिकाल से ही इस पे विचार चल रहा है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैटर। तो हम जानते हैं एटोमिज्म की थ्योरीज के बारे में। तो फिर सवाल ये उठा कि एटम तो पता लग गया हमको कि सब ज़रा जो ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, बट सवाल ये है कि एटम जो कंबाइंड फॉर्म में होता है तो वो कैसे कंबाइन होता है। तो कुछ इनिशियल थॉट जो लोगों के मन में आए थे वो इस तरह से थे। इनिशियली कुछ लोगों ने सोचा कि हो सकता है जो एटम है, एटम के हम जानते हैं एटम जो है कण होते हैं, और एटम के ऊपर कुछ हुक टाइप की चीज़ें हैं। वो ये जो 2 डिफरेंट एटम्स हैं वो उन हुक से जुड़ के कुछ आपस में मॉलिक्यूल बना लेते हैं। एक सोच थी। एक और सोच जो आई थी कि एटम्स जो हैं, जैसे कि जिक्सा, बच्चों का एक खेल होता है ना, पजल वाला, इस टाइप का, उसमें जो डिफरेंट एटम्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं जैसे कि पजल के पीसेस होते हैं, ठीक है। एक ये सोच आई थी। एक और सोच ये आई थी कि जैसे इंसानों के बीच में
किसी दूसरे इंसान के लिए एफिनिटी होना या नहीं होना है, मतलब लगाव होना या नहीं होना है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ऐसा सोचा गया कि हो सकता है कि जो एटम्स हैं उनमें से कुछ एटम ऐसे हैं जो किसी दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखते हैं, उनसे मिलना चाहेंगे, उनसे मिलते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। कुछ दूसरे एटम्स होते हैं जिनसे वो अच्छे संबंध नहीं रखते हैं, उनसे नहीं मिलते हैं, उनके लिए उनकी एफिनिटी नहीं है, लगाव नहीं है, इससे उनसे मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। तो ऐसी सोचें थी। और एक सोच कुछ इस तरह से भी आई थी कि जिस तरह से ग्रेविटी है या मैग्नेटिज्म है या इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे इस तरह की कोई फोर्स है जो एटम्स को आपस में जोड़ती है। ये इनिशियल थॉट्स थे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है, एटम्स जो हैं वो मिलकर मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं। और जो आजकल हमारी समझ है उस पर जाने से पहले एक और जो हम बात करना चाहेंगे, बर्ज़िलियस ने 1819 में एक सोचा, अगेन ए थॉट शेयर किया कि जो एटम्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है। जैसे कि जो डिफरेंट चार्ज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जैसी अट्रैक्शन होती है, जैसे डिफरेंट आयंस हम जानते हैं वो डिफरेंट, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलर चार्जेस विल रिपेल एंड ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट। तो उसी तरह से उन्होंने सोचा कि जो दो एटम जो जुड़ते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। एक कुछ एटम पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। जो नेगेटिव और पॉजिटिव एटम्स हैं, चूँकि उनके ऊपर आवेश विपरीत तरह का होता है, वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट करते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक तरह से उन्होंने आयनिक सब्सटेंसेस में जो बॉन्डिंग होती है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, तो इनके अंदर बॉन्डिंग की एक तरह से आधार रखा, उसके बारे में कुछ बेसिक आइडिया दिया उसके बारे में कि वहाँ बॉन्डिंग कैसे होती है। और आजकल हम देखें तो बेसिकली जो मोटे तौर पे देखा जाए तो केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है, आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए जैसे हम इस चित्र में हमने दिखाया है कि दो एटम हैं, एटम 1 ले लीजिए, एटम 2 ले लीजिए। दो एटम एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, इतना दूर हैं कि उनके बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। चूँकि इंटरेक्शन नहीं हो रहा तो मान लिया एक एटम है, उसकी कुछ एनर्जी है, मान लिया उसकी एनर्जी 100 इकाई है, दूसरे एटम की एनर्जी भी 100 यूनिट है, 100 इकाई है, तो टोटल दोनों की एनर्जी कितनी हो गई, 200 यूनिट हो गई। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन दो एटम्स को थोड़ा पास लाते हैं, थोड़ा पास लेके आए। अगर ऐसा हो कि एटम पास आएँ तो और उनके बीच में एनर्जी जो है वो कम हो जाए, दैट मीन्स जब दो एटम एक दूसरे से बहुत दूर थे उनकी एनर्जी, टोटल एनर्जी 200 थी, और मान लिया जब वो थोड़ा कुछ पास आ गए तो उनकी एनर्जी मान लिया 190 हो गई, या और पास आने पे मे भी 170 हो गई, ठीक है। दैट मीन्स अगर ऐसा हो कि दो एटम अगर पास आने से उनकी एनर्जी कम होती है, एंड उनकी एनर्जी का मतलब है कि इन दोनों की कंबाइंड एनर्जी, अगर वो एनर्जी कम होती है तो हम बोलते हैं कि वो एटम जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। दैट मीन्स अकेले होने में जो उनकी ऊर्जा है और आपस में पास होने से उनकी ऊर्जा कम होती है, तो वो पास रहना चाहेंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि अब हमेशा हम लोग हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाते हैं। जैसे होता है कि कभी आप खड़े हैं, आप खड़े थक जाते हैं, सोचते हैं थोड़ा बैठ जाएं, तो वो आपकी एनर्जी कम हो जाती है। बैठने से भी फिर हम कोशिश करते हैं हम लेट जाएं, वो और भी कम ऊर्जा वाली स्टेट है, ठीक है। तो उसी तरह से नेचर की ये प्रकृति का नियम है कि जो भी चीज़ें हैं वो हमेशा कम ऊर्जा की तरफ जाती हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं कि एटम्स भी आपस में मिलके कोशिश करते हैं कि अगर वो उनकी ऊर्जा कम होती है तो वो ऊर्जा कम करना चाहेंगे, वो एक दूसरे से मिलना चाहेंगे और मॉलिक्यूल बनाना चाहेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एक केमिकल बॉन्ड का बेसिक मतलब ये हुआ कि कुछ इस तरह का प्रभाव जिसकी वजह से दो एटम्स की जो ऊर्जा है वो अगर कम होती है तो हम बोलते हैं कि उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बना है। तो ये आज की समझ इस तरह से देखा जा सकता है कि बॉन्ड बनने का मतलब है दो एटम्स की परस्पर पास आने से अगर ऊर्जा की कमी होना, मीन्स उनके बीच में आबंध बनना हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि चूँकि जैसे विज्ञान में हम जानते हैं कि डिफरेंट थ्योरीज आती हैं, कोई भी सिद्धांत है वो लोग सोचते हैं उसके बारे में, वैज्ञानिक सोचते हैं, कुछ सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि क्या वो हमारे सब प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं।
अगर दे पाते हैं तो ठीक हो जाता है, अगर नहीं दे पाते तो हम आगे बढ़ते हैं और नई थ्योरीज़ आती हैं। इसी तरह से केमिकल बॉन्डिंग के लिए भी हुआ, नई नई थ्योरीज़ आई, जो लगभग 4 थ्योरीज़ हम लोग हमारे के कोर्स में हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं इन सब के बारे में। आपने कुछ इन सब के बारे में स्कूल में भी थोड़ा जाना था, हम थोड़ा और विस्तार में जाएंगे इस बार। सो बेसिकली जो 4 थ्योरीज़ हैं उसमें से उन थ्योरीज़ को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होती है क्लासिकल थ्योरीज़। क्लासिकल थ्योरीज़ वो हैं जो एटम के क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन को कंसीडर नहीं करती हैं। आइए इसको भी समझते हैं क्या मतलब हुआ है इसका। इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम जानते हैं कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहले थॉमसन मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर बोहर मॉडल आया, और उसके बाद जाके फिर हमारे पास आजकल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की हम बात करते हैं। तो उसमें भी काफ़ी प्रगति हुई है। अब हम देखें इसके अंदर तो जो मॉडल था, से बोहर का मॉडल सबसे सरल मॉडल है, और वो मॉडल जो है उसमें क्या है, एटम के अंदर बीच में न्यूक्लियस है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, और दूसरा डिस्क्रिप्शन जो श्रोडिंगर से आया वो था क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन। उसमें क्या होता है, एटम के बीच में न्यूक्लियस है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहता है। मीन्स बोहर मॉडल में हम ऑर्बिट की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और श्रोडिंगर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम बात करते हैं ऑर्बिटल की। तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। तो जो क्लासिकल थ्योरीज़ हैं, दोनों 2 थ्योरीज़ हैं, उसके बारे में बात करेंगे आज, यही हमारा मेन विषय है। तो जो क्लासिकल थ्योरीज़ हैं वो 1916 में आई थी, और बोहर मॉडल 1913 में आया था, और जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो 1925 में आया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब 1916 में ये 2 थ्योरीज़ आई थी, उस समय क्वांटम मैकेनिकल नेचर ऑफ एटम के बारे में हमको पता नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए ये जो थ्योरीज़ हैं ये दोनों क्लासिकल थ्योरीज़ हैं। ये क्लासिकल डिस्क्रिप्शन पे आधारित हैं। दैट मीन्स जो बोहर का डिस्क्रिप्शन है एटम का, वो पार्टली क्वांटम है, बट वो पूरा क्वांटम नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स वो बोहर मॉडल के ऊपर आधारित हैं। और ये जो थ्योरीज़ हैं, ये 2 थ्योरीज़ हैं, एक कॉसल थ्योरी है और दूसरी थ्योरी है लैंगमुर लुईस थ्योरी। बेसिकली इनिशियली लुईस ने थ्योरी दी थी और लैंगमुर ने उसको आगे बढ़ाया था, तो इसलिए आजकल इसको हम लैंगमुर लुईस थ्योरी के नाम से जानते हैं। और जो दूसरी थ्योरीज़ हैं, जैसे मैंने अभी बताया, मॉडर्न थ्योरीज़ हैं। मॉडर्न थ्योरीज़ वो हैं जो एटम के क्वांटम मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग, आई मीन जो श्रोडिंगर ने जो मॉडल दिया था क्वांटम मैकेनिकल वाला 1925 में, उसके बाद आई ये थ्योरीज़। तो वो एटम को क्वांटम मैकेनिकली लेके चलती हैं, जबकि क्लासिकल थ्योरीज़ क्वांटम मैकेनिक वो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व नहीं करती हैं। सो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों थ्योरीज़ के, 2 टाइप की थ्योरीज़ के बीच में। और मॉडर्न थ्योरीज़ हमारे पास 2 हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इनके बारे में हम विस्तार में बाद में चर्चा करेंगे। आज हम बेसिकली फोकस करेंगे क्लासिकल थ्योरीज़ के ऊपर। सो क्लासिकल थ्योरी में पहली थ्योरी हम लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये 2 इंडिपेंडेंट थ्योरीज़ हैं, दोनों 1916 में प्रतिपादित हुई थी। और इन दोनों थ्योरीज़ में बेसिकली जो इनका जो आधार था वो ये था कि इन दोनों थ्योरीज़ में एक ही समझ थी कि जो बॉन्ड बनता है अगर वो उसके लिए वो इसी से डिराइव होता है कि जो एटम्स हैं वो कोशिश करते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए। मतलब ये उनका मोटिवेशन है एक तरह से कंबाइन करने के लिए। मतलब क्यों कंबाइन करें, कोई कंबाइन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है। मीन्स स्टेबिलिटी का मतलब हो गया उनकी ऊर्जा कम हो गई। जैसे हमने पहले बताया, एनर्जी कम होना मीन्स वो प्रकृति का नियम है। ठीक है, और दूसरा बात, इसमें जो अजम्पशंस 2 हैं इस थ्योरी की, पहला तो ये है, ये हम जानते हैं अच्छे से कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है नोबल गैसेस की, वो सबसे स्टेबल होती है। ये आपने स्कूल में पढ़ा है इसके बारे में। जैसे कि नियॉन है, आर्गन है, हीलियम है, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो काफ़ी स्टेबल होता है। और दूसरा बेसिकली अजम्पशन ये है, पहला अजम्पशन ये है कि नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, और दूसरा अजम्पशन ये है कि एटम इस तरह से कंबाइन करते हैं कि उनकी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस वाली प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब हम थ्योरी की बात कर सकते हैं।
पहले जो थ्योरी थी कौशल ने दी थी, 1916 में ही बात आई थी इस बारे में, और उन्होंने ये प्रपोज़ किया था कि जैसे अभी हमने बताया कि एटम इसलिए कंबाइन करते हैं कि उनकी जो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो स्टेबल हो जाए, दैट मीन्स वो नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकें। और कौशल ने ये प्रपोज़ किया कि ऐसा करने के लिए जो एटम है वो गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, दैट मीन्स कुछ जो एटम है अपना इलेक्ट्रॉन खो देते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेते हैं। मोटे तौर पे उन्होंने ये बताया था कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, स्थानांतरण होता है, दैट मीन्स एक एटम से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर दूसरे एटम पे चला जाता है, ठीक है। और इस तरह के बॉन्ड को जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड बनना। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हमने सपोज बात करते हैं सोडियम क्लोराइड का बनना, तो इसमें क्या है, हमारे पास दो एटम है, सोडियम एटम है और क्लोरीन एटम है। आइए उनको देखते हैं। सोडियम एटम हम जानते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 8 1। बीच में हमारे पास 11 प्रोटॉन है, पहले ऑर्बिट में हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 है और फिर 1 है, 2 8 1 है। उसी प्रकार हमारे पास क्लोरीन एटम जो है उसके अंदर 17 प्रोटॉन्स हैं और 17 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7 है कि 2 8 7 है। ओके, अब हम यहाँ देखें अगर कि ये जो सोडियम एटम है इसके पास 2 8 1 है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे अपना तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बन जाएगा, 2 8। और 2 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता है, 2 8 होता है नियॉन गैस का, जो कि एक नोबल गैस है, ठीक है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि क्लोरीन एटम जो है उसका 2 8 7 है। इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से और ये 2 8 8 हो जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो आर्गन एटम जैसा बन जाएगा, जो भी एक नोबल गैस ही है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स ये एटम हमारा एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे और ये उसको प्राप्त कर ले तो दोनों ही स्टेबल हो सकते हैं। और यही होता है, यही प्रपोज किया गया कौशल द्वारा कि इसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दैट मीन्स सोडियम एटम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन एटम पर स्थानांतरित कर देता है। जब वो स्थानांतरित कर देगा तो तब वो क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। स्थानांतरण से क्या होगा, अब हमारे पास ये जो सोडियम एटम था इसके पास हमारे पास अब सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो गया, जो कि नियॉन गैस का, जैसे मैंने अभी बताया। और क्लोरीन के लिए 2 8 8 हो गया, या आर्गन गैस का हो गया, जैसे अभी बताया था आपने आपको। ओके, अब देखें अगर ध्यान से तो यहाँ पे जो भी हमारा स्थानांतरण हुआ है वो इलेक्ट्रॉन का हुआ है, वो न्यूक्लियस के बाहर का प्रक्रिया है। न्यूक्लियस के अंदर क्या था, हमारे पास 11 प्रोटॉन थे और पहले हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब हमारे पास 11 प्रोटॉन अंदर, तो न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं हुआ है, बट बाहर हमारा एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वहाँ जो सोडियम था वो सोडियम के ऊपर एक चार्ज आ गया और ये सोडियम आयन बन गया। और जो क्लोरीन एटम था उसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि हमारे पास अब 17 प्रोटॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन हमारे पास 18 हो गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, तो चार्ज उसको नेगेटिव चार्ज आ गया। दैट मीन्स जो हमारे पास 2 एटम थे उसमें से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण हमारे पास 2 आयन प्राप्त हो गए हैं। और ये जो 2 आयन हैं, ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, अब ये क्या होता है, चूँकि ये इनके ऊपर विपरीत आवेश है, इस पर पॉजिटिव आवेश है, इस पर नेगेटिव आवेश है, तो क्या होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एक पॉजिटिव आयन हो गया, एक नेगेटिव आयन है, तो एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिकली होल्ड करेंगे, पकड़ के रखेंगे। और इसको ही हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड बनना। दैट मीन्स हमारे पास जो था एक सोडियम आयन था, क्लोराइड आयन था, अब जो एक दूसरे के पास आ गए, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है तो दूसरे को अट्रैक्ट करके आपस में संबंधित हो गए और हमारे पास NaCl बन गया। और NaCl ये तो सिर्फ एक समझने के लिए हमने इस तरह से किया, ऐसा नहीं होता कि एक एटम और एक एटम मिलकर 2 एटम से हमारा कुछ NaCl बन जाएगा। NaCl का आप स्ट्रक्चर आप जानते हैं, आपने पढ़ा है इसके बारे में, बहुत बड़ा लैटिस होता है NaCl का। और हम जानते हैं कि हर सोडियम आयन के आसपास 6 क्लोराइड आयन होते हैं और हर क्लोराइड आयन के आसपास 6 सोडियम आयन होते हैं। और इसको हम क्रिस्टल फॉर्म में देखें तो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है एक्चुअली वो कुछ इस तरह से होता है, रॉक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कौशल ने किस तरह से
आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को समझाया कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो एक एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पर स्थानांतरित कर देता है और दो आयन प्राप्त होते हैं जिनके ऊपर विपरीत आवेश होता है, वो आपस को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक आयनिक बंध बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक आयनिक बॉन्ड को हम कैन बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट होल्ड्स आयंस टुगेदर इन एन आयनिक कंपाउंड। एक समझने का तरीका है कि आयनिक बॉन्ड को हम क्या समझें। आयनिक बॉन्ड बेसिकली एक आयनिक कंपाउंड के अंदर विपरीत आयनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा जुड़ा होना आयनिक बंध कहलाता है। मतलब समझ इस तरह से सकते हैं हम आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसे हम बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। अब एक बार हमने समझ लिया है तो ये बहुत आसान हो गया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या है, हमारे पास मैग्नीशियम एटम है, उसके ऊपर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 282 होता है। तो हम अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करते, हमें सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं। और ऑक्सीजन एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2-6 होता है। आप जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 2, 4, 6। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे कौशल ने समझाया था हमको कि ये जो एक एटम है मैग्नीशियम का, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर सकता है। ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो ऐसे कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि मैग्नीशियम के न्यूक्लियस के अंदर 12 प्रोटॉन थे और 12 इलेक्ट्रॉन थे, न्यूट्रल था। अब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए और 12 प्रोटॉन हैं, इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसी प्रकार ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना समझा जा सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड का है। तो वही कैल्शियम भी लगभग मैग्नीशियम जैसा ही होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास भी, इसके वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो फ्लोरीन एटम के अंदर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, यहाँ पर पीछे रह गया इसके। सो यहाँ पे फ्लोरीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, जैसे यहाँ दिखाया गया है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसके पीछे चला गया है। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन जो है कैल्शियम के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन 2 फ्लोरीन एटम्स को दे देता है। तो दोनों फ्लोरीन के एटम्स के ऊपर 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, दोनों स्टेबल हो गए और हमारा इस प्रकार हमारा कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, तो दैट मीन्स हम कैल्शियम फ्लोराइड के अंदर कैल्शियम फ्लोराइड का बनना कौशल थ्योरी के अनुसार समझ सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौशल थ्योरी में देखा काफ़ी सरल है, बड़ी आसानी से समझा देती है कि किस प्रकार आयनिक बंध बन रहा है। परंतु हम देखते हैं कि इस थ्योरी में एक कमी है। वो कमी ये है, अगर हम समझना चाहें कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किस प्रकार बनता है, तो ऑक्सीजन के अंदर क्या है, जैसे अभी हमने बताया था कि एक ऑक्सीजन एटम है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटम के भी आसपास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब पहला वाला ऑक्सीजन एटम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसको है दूसरे एटम पर स्थानांतरित कर देता है तो क्या मिलेगा हमको, एक O2+ मिल जाएगा और एक हमको O2- मिल जाएगा। और इस प्रकार हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन सकता है। परंतु यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों कर होगा, ऐसा क्यों हो, बिकॉज जो 2 ऑक्सीजन एटम है हमारे, दोनों एक समान हैं। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसमें से एक समान में से कुछ तो अपना इलेक्ट्रॉन को दे दें और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन ले लें। तो ये थोड़ा सा बहुत समझ से थोड़ा सा परे है। इसलिए ये देखा जाता है कि ये जो कौशल थ्योरी है यहाँ पे थोड़ा सा ठीक से समझा नहीं पा रही है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किस प्रकार बनता है। तो एक तरह से इसकी कमी है ये। इस कमी को लुईस थ्योरी ने दूर किया। आइए देखते हैं कि लुईस थ्योरी क्या है। जो लुईस थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। कौशल थ्योरी, कौशल का जो सिद्धांत है वो आयनिक बंध बनने पे है और ये जो लुईस थ्योरी है वो कोवलेंट बंध बनने पे है। आइए इसको समझते हैं कि ये थ्योरी क्या कहती है। नाउ इसमें आप देखेंगे जो 2 थ्योरी मैंने शुरू से बताया है, कौशल थ्योरी में जो दोनों थ्योरी क्लासिकल थ्योरी, उनका बेसिक सोचना यह था कि एटम इस प्रकार बंध बनाते हैं कि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो स्टेबल हो जाए। तो कौशल ने बताया ऐसा करने के लिए एटम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि लुईस ने ऐसा सोचा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं। तो उन्होंने सहभागिता की बात की यहाँ पर कि जो 2 एटम कंबाइन कर रहे हैं वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं।
एंड शेयर करने से चूँकि दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 एटम्स को जोड़ के रखते हैं। आइए समझते हैं इसके बारे में। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है, इसमें एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरे एटम से दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आए ये दोनों एटम्स का भाग बन जाता है और दोनों एटम्स को जोड़ के रखता है। और जैसे हम इसको देख सकते हैं, जैसे कि ये हाइड्रोजन का बनना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बनना, हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसका एक इलेक्ट्रॉन है। तो 2 एटम जब आए आपस पड़ोस में आपस आसपास आ गए तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और कुछ इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। अब हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर पहले एक न्यूक्लियस था, एक इलेक्ट्रॉन था, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन था। अब हमारे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इसको हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये शेयर्ड पेयर जो है वो इस एटम का पार्ट भी बन जाता है, इस एटम का पार्ट भी बन जाता है। अगर हम अपना ध्यान इस एटम पर रखें तो हम पाते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन का जो इस एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 1s2, जो कि हीलियम का है, जो कि एक नोबल गैस है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को हम इसके साथ काउंट करें तो ये हमारा बन जाता है, ये भी हीलियम बन जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इन 2 इलेक्ट्रॉन के कारण ये दोनों एटम जो हैं वो स्टेबल हो जाते हैं और इस प्रकार हमारा ये आबंध बन जाता है। इसको हम H करके दर्शाते हैं। तो इस तरह के आबंध को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनना। और कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि फ्लोरीन बनना, फ्लोरीन मॉलिक्यूल का बनना है। तो एक फ्लोरीन एटम है, दूसरा फ्लोरीन एटम है, दोनों के एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है, वो शेयर करते हैं, तो ये हमारा शेयर्ड पेयर बन जाता है और ये 2 एटम हमारे कंबाइन होकर F2 मॉलिक्यूल बन जाता है। इसको हम इस तरह से दर्शाते हैं, एक सिंगल, अकॉर्डिंग टू ल्यूइस थ्योरी, जो सिंगल बॉन्ड को हम एक लाइन द्वारा दर्शाते हैं तो FF बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। तो हम यहाँ देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन जो है, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और इस प्रकार हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन जाता है। एक कार्बन जो है डबल बॉन्ड से इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, डबल बॉन्ड से इस ऑक्सीजन से जुड़ा है। अगर हम तीनों एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो हम पाएंगे कार्बन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन हैं ना, 4 ये रहे, 4 ये रहे, 8 हो गए, ऑक्टेट बन गया, स्टेबल हो गया। ये ऑक्सीजन एटम है, 2 4 6 और 2 8, ये भी स्टेबल हो गया। और इसके आसपास भी 2 4 6 और 8, ये भी स्टेबल हो गया। तो इस प्रकार 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके हमारा ये जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल बन जाता है। और इसको हम इस प्रकार दर्शाते हैं कि कार्बन जो है दोनों ऑक्सीजन से डबल डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं दोनों ऑक्सीजन से ऊपर। इसी प्रकार हम देख सकते हैं HCN कैसे बनता है या हमारे पास एसिटिलीन कैसे बनती है। सिंपल। अब हम देख रहे हैं कि ये जो सिद्धांत है, लुईस सिद्धांत, ये भी काफ़ी सरल है। सिर्फ हमको ये करना है कि जो 2 एटम हैं उनके अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनके पास है तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आके आपस में वो पेयर कर लेते हैं, जोड़ा बना, युगल बना देते हैं और दोनों एटम जो हमारे स्टेबल हो जाते हैं। ओके, परंतु इसमें भी एक दिक्कत है। हालांकि हमने देखा है कि जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बनना है, हमने देख लिया कि ऑक्सीजन का बनना इससे समझाया जा सकता है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए इसको हम कार्बन को भूल जाएं, अगर कार्बन और 4 इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दें तो आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन है और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लें अगर हम, तो ये फ़िलहाल के लिए इसको अगर हम भूल जाएं बीच में से, तो हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का बनना दिखा रहा है 2 ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे। दैट मीन्स ये जो कॉसल थ्योरी की जो कमी थी उसको लुईस थ्योरी ने भरपाई कर दी, उसको हटा दिया कमी को। परंतु अभी क्या देख रहे हैं हम कि अगर हम बॉन्डिंग देखें पानी के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, तो हम पाते हैं ये भी बहुत सिंपल है। ऑक्सीजन एटम है, इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4, एक यहाँ 5, एक ये 6। और ये 2 हाइड्रोजन एटम जो आए हैं इनका एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास था, तो ये आपस में शेयर कर दिया। तो अब क्या हो गया, हमारे पास ये मॉलिक्यूल बन गया वाटर का। पर सवाल ये उठता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी शेप क्या है, उसकी आकृति कैसी है, क्या वो लीनियर है या मुड़ा हुआ मॉलिक्यूल है, लीनियर है या बेंड मॉलिक्यूल है। ये बात जो है ये लुईस थ्योरी नहीं बता पाती है, इवन कॉसल थ्योरी भी नहीं बता पाती है और लुईस थ्योरी भी नहीं बता पाती है।
और इस सवाल का जवाब इस और ऐसे ही डिफरेंट मीन्स बेसिकली ये है कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनकी शेप क्या है, ये जानने के लिए हम एक अलग सिद्धांत की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसके बारे में हम बात करेंगे अपने अगले सेशन में। और अभी के लिए हम समराइज़ करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। बेसिकली हमने शुरुआत की थी कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, हमने कुछ हिस्टोरिकल लोगों की जो सोच थी कि एटम जुड़ के मॉलिक्यूल कैसे बनता है वो बताया था, और हमने मोटे तौर पर ये समझा था कि बॉन्ड बनने का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो एटम के पास आने से अगर उनकी ऊर्जा में कमी हो रही है तो हम बोलते हैं कि वो अबंधित हो रहे हैं। फिर इसके बाद हमने बात की थी, जैसे अभी बताया कि हिस्टोरिकल थॉट शेयर करी, और फिर हमने दो क्लासिकल थ्योरीज़ को डिस्कस किया, कॉसल थ्योरी फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए और लुईस थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। और आज के लिए हम सिर्फ इतना ही बात करना चाहेंगे। अगले सेशन में हम बात करेंगे VSEPR थ्योरी के बारे में। थैंक यू वेरी मच।